तीन युवा साइंस स्पेस रिसर्चर और स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन के संस्थापकों ने एक पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट डेवलप किया जिसे 30 दिसंबर 2024 को प्रतिष्ठित इसरो द्वारा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म C60 मिशन के दौरान कक्षा में स्थापित किए जाने वाले उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। इससे संबंधित सौरभ कौशल और राघव शर्मा ने प्रेस को जानकारी दी। मिशन के अंदर हमारा जो स्टार्टअप है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, हमने एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ आने वाले टाइम में हम लोग एक सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं और उसके बारे में भी आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। मेरा नाम राघव शर्मा है, आई एम डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी स्मार्ट सर्किट इनोवेशन। तो 30 दिसंबर को इसरो PSLV C60 मिशन होने वाला है, जिसमें हमारा एक एक्सपेरिमेंट स्पेस में जाएगा। उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं टेम्परेचर प्रोफाइलिंग ऑफ रोलिंग सैटेलाइट। बिकॉज जब भी कोई स्पेस मिशन होता है, सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट रहता है उसका टेम्परेचर -200 से +200 तक जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो सन के सामने है या धरती के पीछे है। तो जो हमारे इस सैटेलाइट के अंदर जो हमारा एक्सपेरिमेंट रन करेगा, वो जो सैटेलाइट जब रोल करेगा उसका टेम्परेचर को नोट डाउन करेगा, जो कि हम स्पेस एजेंसी के साथ साझा करेंगे, जो उनको फ्यूचर मिशंस में मदद करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले टाइम में भारत भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है, तो ये सब चीज़ें आगे वाले फ्यूचर्स में मदद करेंगे, सो दैट कि कोई भी टेम्परेचर की वजह से कोई भी आगे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। जो ये इसरो का मिशन है PSLV C60 बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है ये। जैसा राघव ने बताया कि टेम्परेचर का जो हमने ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट है, वो हमारा जो पेलोड है MOITD उसके अंदर वो जाने वाला है। और ये जो प्योरली जितना भी एक्सपेरिमेंट है, हम लोगों ने खुद इस चीज को डेवलप किया है। जो हमारा स्टार्टअप है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, ये स्टार्टअप हमारा यमुनानगर हरियाणा में है स्टार्टअप। और शायद ये हरियाणा से पहली बार है कि कोई ऐसा स्टार्टअप जो इतने छोटे से शहर से ऐसा एक्सपेरिमेंट इसरो के साथ मिलकर भेज रहा है MOITD प्लेटफॉर्म में। और जो ये पूरा का पूरा MOITD का मतलब है, यहाँ पर आप पीछे भी देखेंगे लिखा हुआ है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है जो ऑर्बिट में 45 दिन तक रन करेगा। और 45 दिन तक जब ये ऑर्बिट में घूमेगा, तो वहां से इसके अंदर जो डिफरेंट सेंसर्स हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स है, उसका जो डेटा है, वो सारे का सारा जो डेटा होगा वो इसरो के पास आएगा, क्योंकि जो इसके अंदर कम्युनिकेशन मॉड्यूल है वो इसरो का है। तो जितना भी डेटा कलेक्ट होगा वो इसरो के पास आएगा। इसरो उस डेटा को फिर हमें भेजेगा एनालिसिस के लिए कि हमारे सेंसर्स ने ये डेटा को कलेक्ट किया है, आप इसको एनालिसिस कीजिए, इसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और वो डेटा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर धरती पर भी इंपॉर्टेंट है और स्पेस में भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर धरती पर भी ज्यादा हो जाता है तो भी डिफिकल्टी आ जाती है, स्पेस में भी ज्यादा हो जाएगा तो वहां भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं कि अगर हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर एट पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट बहुत हाई हो रहा है या फ्लक्चुएट पर सेकंड में ऐसे हो रहा है, तो हम अपने फ्यूचर मिशंस में वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम अपने फ्यूचर मिशंस में उसी तरह का मटेरियल यूज कर सकते हैं कि जिससे कम से कम नुकसान हो फ्यूचर में स्पेस मिशंस के अंदर। तभी ये एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में एक क्रूशियल हो जाता है एक्सपेरिमेंट। और क्योंकि इसरो आज की डेट में जितनी भी प्राइवेट एंटिटीज हैं या स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस की फील्ड में काम कर रही है, उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में है या आपके पास कुछ अच्छा एक नया आइडिया है स्पेस से रिलेटेड, तो इसरो हर फील्ड में स्पेस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी सपोर्ट कर रहा है। और हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है कि हम लोग इसरो के साथ एसोसिएटेड हैं एज इसरो स्पेस ट्यूटर्स। ना केवल हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं, बट हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम एजुकेशन की फील्ड में, जिसको हम स्पेस एजुकेशन बोलते हैं, उसकी फील्ड में भी जो हमारा स्टार्टअप है वो काम कर रहा है। और लगभग 10 साल से हम लोग स्पेस की फील्ड में काम कर रहे हैं और हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले स्पेस डेब्रिस के ऊपर काम कर चुके हैं,
जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी सराहा था जब हमने काम किया। सर रतन टाटा जी भी उसको अप्रिशिएट कर चुके हैं। पद्मश्री डॉक्टर बी आर मूर्ति जी भी अप्रिशिएट कर चुके हैं उस काम को। और इन सभी से मोटिवेशन लेकर हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का है, प्राइवेट का है, कॉलेज का है, रिसर्चर है, वो अपनी खुद की सैटेलाइट बनाकर भी स्पेस में लॉन्च कर सके। आज से पहले तक हम ये सब सोचते थे कि सैटेलाइट जब वर्ड आता था तो हम सोचते थे कि सिर्फ साइंटिस्ट ही बना सकते हैं सैटेलाइट। एक बहुत बड़ा वर्ड था कि शायद जो कोई पीएचडी कर रहे हैं शायद वही सैटेलाइट बना सकते हैं। लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो गई है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि स्कूल का बच्चा, एक 6th क्लास का बच्चा भी सैटेलाइट बनाकर स्पेस में भेज सकता है कि अगर उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। तो वो हमारा एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है। यदि आप देखेंगे एक ये छोटा सा एक प्रोटोटाइप है ये सैटेलाइट का, और ये आप ये कह सकते हैं कि अभी भी मैं चाहूँ तो इसको मैं कम से कम 60 से 70 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर तक भेज सकता हूँ रॉकेट में डालकर एक हीलियम बैलून से। इसकी इतनी पावर है। आप देखेंगे कि हाथ इतनी छोटी सी चीज है, आप सोचेंगे कि छोटी सी डिवाइस है, लेकिन इसके अंदर इतने सेंसर्स लगे हुए हैं, कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, कोडिंग है कि ये भी आपको लाइव डेटा आपके मोबाइल फोन में देख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी की कितनी पावर है, और वही हम चाहते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले टाइम में अगर किसी भी रिसर्चर के पास, साइंटिस्ट के पास, स्टूडेंट के पास कोई आइडिया है, वो माइक्रोग्रेविटी में भेजना चाहता है, स्पेस में भेजना चाहता है, तो हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे एज ए इसरो स्पेस ट्यूटर। उनको पूरा गाइड करेंगे कि आप स्क्रैच से हर एक चीज को कैसे बना सकते हैं, कैसे सैटेलाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे टेस्टिंग होती है और कैसे आप परमिशंस लेके इसको लॉन्च कर सकते हैं। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इस चीज में एक्सपीरियंस है। ऑलरेडी 2019 में हम एक ऐसा लॉन्च कर चुके हैं बच्चों के साथ मिलकर। आपके ट्राई सिटी की दीक्षांत ग्लोबल स्कूल है, उनके बच्चों के साथ हमने मिलकर 2019 में एक नियर स्पेस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया जो 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर तक गया था, और वहां से लाइव डेटा हमारे को उस सैटेलाइट ने प्रोवाइड किया था। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी अब हमने उसको बहुत ही सॉर्ट डाउन कर दिया, सिंपल फॉर्म में ले आए कि आप फ्यूचर में कोई भी बच्चा हो वो अपनी चीजें बनाएगा, चाहे वो गांव का बच्चा है, वो ट्राइबल्स में है, हर एक बच्चा सैटेलाइट बना के स्पेस में भेज सकता है। और जब हम यहाँ पे सैटेलाइट की बात करते हैं तो डिफरेंट मिशंस होते हैं हमारे पास, और वो डिपेंड करता है, आपके दिमाग में भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या होगी जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं। तो सैटेलाइट की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप उस मिशन को कुछ घंटों के लिए स्पेस में भेज रहे हैं, कुछ महीने के लिए भेज रहे हैं, कुछ सालों के लिए भेज रहे हैं। अगर सपोज करो कि आपको एक मिशन है, अगर इसी सैटेलाइट को आपको सपोज 3 से 5 घंटे के लिए स्पेस में भेजना है, तो शायद इसकी कॉस्ट आपको 2 से 5 लाख के बीच में आ जाए। अगर आपको वही चीज को सपोज 45 दिन के लिए भेजना है स्पेस में, तो शायद उसकी कॉस्ट 25 से 30 लाख रुपए आ जाए। उसी चीज को 1 साल के लिए भेजना है तो वो शायद 1 करोड़ रुपए की बनेगी। क्योंकि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी स्पेस ग्रेड कंपोनेंट होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि जो स्पेस में जाके भी काम कर सके। क्योंकि धरती के ऊपर टेम्परेचर अलग है, वहां पर स्पेस में टेम्परेचर अलग है। तो इसीलिए स्पेस मिशन कॉम्बिनेशन ऑफ, हर एक मिशन में कॉम्बिनेशन होता है, चाहे आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कोडिंग में, तो स्पेस साइंस एक ऐसी है जो आप सबको यूनाइट करती है एक जगह पर आकर। तो आप एक स्पेस मिशन को कंक्लूड कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था किसी से कि अभी कल परसों बच्चों से हमारी बात हो रही थी, तो बच्चे हमसे पूछ रहे थे क्या हम स्पेस के अंदर इडली भेज सकते हैं, क्या स्पेस में मशरूम भेजेंगे तो क्या होगा। और ये फैक्ट है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की नीड है। हम इडली क्यों भेजेंगे स्पेस में? अभी आने वाले कुछ टाइम में हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले हैं, तो हमें उनके लिए फूड भी प्रिपेयर करना है, हमें उनके लिए खाना भी देना है। अगर वो 1 साल के लिए 6 महीने के लिए स्पेस में रहेंगे तो वो क्या खाएंगे वहां पर जाकर? उसके ऊपर रिसर्च कैसी होगी? जब तक हम भेजेंगे नहीं तो हमें इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा कि माइक्रोग्रेविटी में वो कितने दिन तक विस्टैंड कर सकता है, क्या इडली जाती ही खराब हो जाएगी या 2 महीने तक वहां पे ठीक रह सकती है, 1 महीने तक रह सकती है, राइट? उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमारी डे टू डे लाइफ की चीजें हैं वो भी हम स्पेस एक्सपेरिमेंट्स में स्पेस में भेज सकते हैं और वहां पे जाके देख सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बड़ी बड़ी चीजें तो हम करते हैं कि सेंसर्स भेज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज की मशरूम को भेजेंगे तो क्या होगा, पालक भेजेंगे तो क्या होगा, अगर हम एक क्रिस्टलाइजेशन केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा स्पेस में। तो आपकी जो भी इमेजिनेशन है
उनको इस स्पेस मिशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कन्वर्ट किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्पेस एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक चीज इवेंट होती है। और हम बच्चों की भी बात करते हैं कि एक छोटा स्कूल का बच्चा कैसे सैटेलाइट बनाएगा, तो आज की डेट में हर एक बच्चा इतना एक्सेसिबल है, वो टेक्नोलॉजी से इतना जुड़ चुका है। हर बच्चे को कोडिंग आज की डेट में आती है, हर बच्चे को सेंसर्स के बारे में पता है, वो अपनी साइंस की बुक्स में डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ता है जो हमारे स्पेस मिशंस में यूज होते हैं। तो इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आप ये बोल सकते हैं बहुत ब्राइट है और बूमिंग फील्ड है स्पेस टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में। और अभी आने वाले टाइम में इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है स्पेस के अंदर। तो इसीलिए स्पेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन आल्सो, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट आल्सो। इसीलिए एक आम इंसान हमेशा ये क्वेश्चन जरूर करता है, आपसे भी कभी करता होगा कि हम स्पेस में भी इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। एक आम इंसान को क्या कहता है, अगर हम एक आम इंसान है, कॉमन मैन को क्या उसका फायदा, तो मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा फायदा ही कॉमन इंसान को है। आज एक किसान है, उसको नहीं पता कि कल बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी आज के दिन में ऐसी ऐप्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि आज से एक हफ्ते बाद क्या होगा, फ्लड कब आएंगे, राइट। और जीपीएस है आज हमारे पास, हिंदुस्तान ने खुद का जीपीएस डेवलप कर लिया है, तो हमें यहाँ से दूसरी पोजीशन पे जाना हो, हम जीपीएस यूज करते हैं, वो भी स्पेस है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी कहीं पे फ्लड आ जाता है, सबसे पहले इसरो सामने आता है कि आपको बताता है कि उस एरिया का क्या हाल है। तो अगर इस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी ही नहीं होंगी तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेंगी। तो अगर हमें अपनी इंडिया की इकोनॉमी को भी डेवलप करना है तो स्पेस मिशंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो उसी में हमारा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है जो हम 30 दिसंबर को इसरो की PSLV C60 मिशन में भेज रहे हैं। एक छोटा सा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, आई एम श्योर कि वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, उसका जो डेटा आएगा। और उसके साथ साथ इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं स्पेस की फील्ड में। वही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि दूसरे भी मोटिवेट हों और स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की फील्ड में कुछ बढ़कर काम करें। और जितनी भी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं दैट इज 100% मेड इन इंडिया है, इंडिया में हम बना रहे हैं। पहले हम निर्भर होते थे कि चाइना से कुछ मंगवाएं, यूएसए से कुछ मंगवाएं, तो अब हम जितने भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सभी को इंडिया में डेवलप कर रहे हैं ताकि एक तो उसकी जो प्राइसिंग है, कॉस्ट है, वो भी लो कॉस्ट हो जाए और जो मिशंस हैं वो भी इंपैक्टफुल मिशंस हों। आर्टिफिशियल रेन का क्या है इसमें, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली आर्टिफिशियल रेन कहाँ की जा रही है, जहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए सूखा पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल रेन, जैसे आपने एग्जांपल दिया हुआ दुबई का ही, दुबई में बारिशें बहुत कम आती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रीनरी करने के लिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की गई, जिसमें कुछ उन्होंने क्लाउड सीडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, जिसकी मदद से उस स्पेसिफिक रीजन में कुछ टाइम के लिए आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की जाएगी, जिससे उनकी जो ग्रीनरी की जो चीज़ें हैं वो उनको वेजिटेशन में हेल्प करेगा और सिटी की जो लाइफ, ग्राउंड वाटर को राइज करेगा। तो बेसिकली जो स्पेस है उसमें भी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो कि डिटेक्ट करता है कि कहाँ पे आने वाले टाइम में सूखा पड़ रहा है, लैंड की कंडीशन कैसे चेंज हो रही है, टेरेन्स कैसे कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके आउटपुट लेके देन दिस कंट्रीज लाइक दुबई और काफी दूसरे कंट्रीज भी कर रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करके एंड दे यूज द कांसेप्ट ऑफ क्लाउड सीडलिंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल रेन। इंडिया में कब ये नॉर्मल वे में पीपल स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल? इट विल डिपेंड अपॉन द रीजन। लाइक अगर आप देखें तो इंडिया में अभी कुछ रीजन्स में ऑलरेडी वी आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बट क्योंकि बिकॉज देयर इज थिंग लाइक इफ यू हैव सीन द न्यूज़ ऑफ दुबई, दे हैव क्रिएटेड द आर्टिफिशियल रेन, बट उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो फ्लडेड सिचुएशन भी क्रिएट हो गया। सो हर एक चीज का प्रोस भी है, कॉन्स भी है। सो वी हैव टू मेक एंश्योर कि अगर हम आर्टिफिशियल रेन का कांसेप्ट कर रहे हैं तो उस लोकेशंस पे वी हैव इनफ टेक्नोलॉजी कि हम ये ऐसी सिचुएशन को भी कंट्रोल कर पाएं। राइट नाउ आई डोंट थिंक कि इंडिया भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी नियर फ्यूचर में सोच रहा होगा, बिकॉज इन द फ्यूचर वी आल्सो नीड दिस, बट राइट नाउ आई थिंक आवर मॉनसून एंड it is sufficient to provide the successful rain water among Indians. सर MOITD पे कितना खर्च हुआ और इसका आपको किसी से मदद मिली या आपने अपनी जेब से किया? So सर जैसे MOITD है जिसका नाम है माई ऑर्बिटर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो MOITD है ये एक पेलोड है जिस पेलोड को
टेक मी टू स्पेस ने बनाया है, जिसके अंदर हमारा जो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट जा रहा है। इसको आप बोल सकते हैं कि इसको बनाने का जो खर्चा है वो 15 से 20 लाख के आसपास आ जाता है। एक पेलोड को बनाने का खर्चा जो है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट रहती है। और इस तरह के मिशंस को बनाने के लिए जो स्टार्टअप्स हैं वो कई बार अपने सेल्फ फंडेड स्टार्टअप्स होते हैं, वो खुद भी करते हैं, क्योंकि हमारा जैसे पहला या दूसरा मिशन होता है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ फंडेड भी है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्टर्स जुड़ते हैं जो इन सब स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों के अंदर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आर्टिफिशियल रेन दुबई में हुई थी तो उसके बाद वहाँ फ्लड आ गए, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये नेचर के साथ एक खिलवाड़ है आर्टिफिशियल रेन करना। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम नेचर के डेफिनेटली खिलाफ जाएंगे कोई भी चीज करेंगे, तो आर्टिफिशियल जो रेन है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर तरह से वहाँ पे सीडलिंग नहीं की और एज अ रिजल्ट वो फ्लड आया। तो तभी हम बोलते हैं कि जो भी चीज हम करें तो वो नेचर के विपरीत जाकर ना करें। और आई थिंक एक जो गुड सिटीजन है उसका काम भी होना चाहिए, बट स्टिल हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं कि हमें पता भी है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, स्टिल हम लोग वो करते हैं उन चीजों को। तो हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि कुछ भी आप ऐसा आर्टिफिशियल ना करें जिससे नेचर को नुकसान हो फ्यूचर में। As you have seen that Dubai it malfunctioned in Dubai and caused a lot of floods. And Dubai is far much economically better than country like us. They can buy any type of technology, but still they failed. Now, how do you ensure that in India we would be able to sustain that? So, sir, causes calamities here. So in India, अभी तक जब हम artificial rain की बात करते हैं, because that is not the part of this discussion, artificial rain जो है हमारा, that is not the main objective of this press conference, but still अभी इंडिया ने IIT कानपुर के साथ मिलकर इसको प्लान किया था और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था आर्टिफिशियल रेन का। और बट स्टिल एज आई मेंशन कि अभी स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी शायद वैसा नहीं है कि यहाँ पे हम एक छोटी सी फ्लड आ जाती है तो उसको ही अभी हम टेक केयर कर पाते। तो अभी इंडिया आई थिंक उसके लिए रेडी नहीं है। स्टिल रिसर्च गोइंग ऑन कि आर्टिफिशियल रेन अगर हम करवाते हैं तो उसके क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं या कैसे सक्सेसफुल होगा, एंड देन द आइडियाज आर स्टिल वर्किंग ऑन द सेम। सर MOITD का बात, what projects you are working on for the common people? सो जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और कॉमन इंसान के लिए हम बात करते हैं, तो जितने भी स्पेस मिशन है ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली हम लोग एक कॉमन इंसान की प्रॉब्लम को उठा के वर्कआउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी काम करते हैं तो हम नेशनल लेवल पे उस चीज को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चंडीगढ़ का पर्सन मेरे पास आए और मुझे बोले कि सर मेरे लिए एक ऐसी सैटेलाइट बना दो जो मेरे घर को ट्रैक करेगा, ऑब्वियसली हमें एक नेशनल प्रॉब्लम देखनी होती है कि उससे क्या देश को फायदा होने वाला है, राइट। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स पे हम लोग काम करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसा हमारे मिशन है MOITD में जो हम टेम्परेचर को कैप्चर कर रहे हैं कि उसका क्या वेरिएशन होगा, इससे ना केवल इंडियन साइंटिस्ट को इस डेटा से सपोर्ट मिलेगा, बट जो अब्रॉड में दूसरी एजेंसीज हैं फ्यूचर में, बिकॉज जो इसरो है वो भी अपना डेटा कहीं ना कहीं शेयर करता है दूसरी एजेंसीज के साथ। तो हमारे को फ्यूचर के अंदर इस मिशन से हेल्प मिलने वाली है, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाले हैं, वहां पर हमें हेल्प मिलने वाली है। और जो हमारा सैटेलाइट प्रोग्राम होगा जो हम बोल रहे हैं किसी भी रिसर्चर्स या बच्चों के लिए होगा, उससे कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में बूम आएगा और हर कोई पर्सन अपनी खुद की सैटेलाइट्स बना पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है कि हम सपोज कोई यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड है कि पंजाब और चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी हम मॉनिटर करना चाहते हैं, दैट इज अ लाइव डेटा, तो उसके लिए वो अपनी सैटेलाइट बनाकर लॉन्च कर सकता है, राइट। तो उससे उसको वो डेटा मिलेगा। तो वो रिसर्च ओरिएंटेड चीज होनी चाहिए कि फ्यूचर में आपको उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, आपको ही नहीं आपके आसपास के लोगों को भी उस टेक्नोलॉजी से क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मिशंस को डेवलप करते हैं। अगर आप, मैं इसरो की भी बात करता हूँ, शायद इसरो के पास बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं हर साल कि हमें ये करना है, उसमें से वो कुछ ही प्रपोजल्स को सेलेक्ट करता है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो उसको वैलिडेट करता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना फ्रूटफुल है। तो जब भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें वो नेशनल लेवल पे जाकर देखना है कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितना वो फ्रूटफुल होगा और उसका आउटकम क्या आएगा। तो अकॉर्डिंगली हम मिशंस को डिजाइन करते हैं। मैं बात करता हूँ, अगर मुझे इसका डेटा रिसीव करना है, पहले क्या होता था कि बहुत बड़ी-बड़ी आप देखते हैं कि वो छतरियां लगी होती थी डेटा को रिसीव करने के लिए, राइट। अब वो सब चीजों को इतना मिनिमाइज कर दिया है कि मेरे मोबाइल फोन में इसका डेटा आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इतनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होती जा रही है, तो आप कहीं पर भी बैठ के आप चीजों को कर सकते हैं।
But yes, for the testing part, टेस्टिंग के लिए हमें इसरो को ही अप्रोच करना पड़ता है कि मैंने ये भरा दिया तो इसकी आप प्लीज टेस्टिंग करो। उसके लिए इसरो के पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो फैसिलिटीज हैं, वो चाहे बैंगलोर में है या गुजरात में है, उनके पास डिफरेंट सेंसर्स पर। तो टेस्टिंग परमिशंस उसके लिए हमें हमेशा गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ता है या फिर इसरो को। मतलब ये पेलोड है, ये इंडिपेंडेंटली ऑर्बिट करेगा, इट इज पार्ट ऑफ अ मॉड्यूल। जो सर अभी जो 30 दिसंबर को जाने वाला है जिसका नाम है MOITD, तो डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं POEM, जिसका मतलब है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो अगर आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे तो जो सबसे ऊपर का स्टेज है इसको हम बोलते हैं फोर्थ स्टेज। इस फोर्थ स्टेज के अंदर वो जो सैटेलाइट होगी वो इस फोर्थ स्टेज के अंदर वो पेलोड को रखेंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसरो इस मिशन में सिर्फ हमारे मिशन ही भेज रहा है, इसके साथ साथ और भी चीजें भेज रहा है। इस मिशन का नाम है स्पेलेक्स मिशन है, जिसमें मेन जो हम गगनयान की बात कर रहे हैं, इसरो जो भेजने वाला है मेन वो टेक्नोलॉजी वो टेस्ट करने वाले हैं कि दो चीजें आपस में स्पेस में कैसे कनेक्ट होंगी, क्योंकि इसरो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है। तो फोर्थ स्टेज में इस रॉकेट के ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स रखे होंगे। तो स्पेस में ऑर्बिट में जाएगा, ऑर्बिट में जाके इजेक्ट होगा, देन वो ऑर्बिट में घूमेगा। तो जो ये हमारा MOITD है लगभग 45 दिन के लिए स्पेस में रहेगा, वहां पे वर्क करेगा और जितने भी इसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं उसका डेटा को हमें भेजेगा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.